आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स जो हमारे सेशन चल रहे हैं हेलो 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 सर, कहाँ पे हो आप? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल? बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड सर, कहाँ चले गए थे आप? मेरे पास शक्ल का मुममुम की पेंसिल है ना, मैं गायब हो जाता हूँ। मिस्टर इंडिया की घड़ी भी मेरे पास है। चलो जी, इधर सुना ध्यान से। तो आज हमारा सेशन नंबर 75 आज यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। तो दिसंबर 19 तक के सारे पेपर हमने कंप्लीट कर लिए। तो मेरी एक कमिटमेंट आपसे की हुई आज पूरी हो चुकी है। जो कमिटमेंट हमने आपसे की थी, आज ये लगा लो टोटल 74 सेशन पहले जब मेरा सेशन नंबर 1 था, उस टाइम मैंने कमिटमेंट की थी कि आपके जितने भी एमसीक्यूज होंगे ना, जितने भी आईसीएस ने एमसीक्यूज निकाले हैं, उसको विद रिवाइज आंसर मैं कराऊंगा, क्योंकि वो हमारे इंस्टीट्यूट ने रिवाइज करके दिए नहीं थे। उसको विद रिवाइज आंसर हमने यहाँ पे पूरे कंप्लीट कर लिए, चाहे वो इनकम टैक्स के हो, चाहे वो जीएसटी के हो, चाहे वो ओल्ड सिलेबस के हो, चाहे वो न्यू सिलेबस के हो। दिसंबर 19 तक के जितने पेपर आज तक के इतिहास में आपके बने हैं, वो सारे एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए हैं लास्ट सेशन के अंदर। उम्मीद करता हूं आपने वो सेशन कंप्लीट कर लिए होंगे। अच्छा, अब ये लगा लो आज से ना हमारा नया सीजन स्टार्ट हो गया। होता ना कि जब भी कोई टीवी पे सीरियल तो उसके 2 सीजन होते हैं, तो सीजन नंबर 1 हमारा खत्म हो चुका है। सीजन 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब सीजन 2 का पैटर्न क्या रहेगा? हमारी क्लास होती है, स्टूडेंट दरबार हमारा होता है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ठीक है। और संडे आपके डाउट सेशन होते हैं, आप सब जानते हो। तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में अभी तक हम क्या कर रहे थे कि आपके जितने भी पेपर थे ना, वो सारे हम कंप्लीट कर रहे थे। हमारे पेपर अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो सीजन 2 में अब जो सीजन 2 आर स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें हम क्या करना स्टार्ट करेंगे कि ट्यूसडे और थर्सडे जो होगा वो मैं कराऊंगा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। मतलब जो भी आपके इनकम टैक्स में या जीएसटी में चैप्टर होंगे ना, पहले हम इनकम टैक्स करेंगे इस बार, ठीक है। उसके बाद फिर हम जीएसटी चेक करेंगे। तो इनकम टैक्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आज हम स्टार्ट कर देंगे। और जो सैटरडे मेरा होगा ना, सैटरडे को हम क्या करेंगे, जो मैंने 20 सेट, अगर आपको पता हो, मैंने स्कैनर के 20 सेट निकाले हैं। अब जिन जिन बच्चों को नहीं पता, मैंने 2000 क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट निकाले हैं पूरी की पूरी सीएस फैमिली के लिए, जिनके एग्जाम चाहे वो अगस्त में देंगे चाहे वो दिसंबर में देंगे, दोनों के लिए वो सेट फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मे बी अगर आपको बताओ, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। अब यहां पे अगर आप एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे जाओगे ना, इधर देखना ध्यान से। अब अगर आप एक्सपर्ट बनो की यहाँ पे वेबसाइट पे जाते हो, तो यहाँ पे ना देखो, ये आपको सेट यहाँ पे दिए होंगे। ये सारे के सारे सेट हैं फ्री नोट्स के फोल्डर में। अब यहाँ पे देखो, ये सेट नंबर 1 उसके आंसर, सेट नंबर 2 उसके आंसर। वैसे तो मैंने आंसर साथ में ही दिए हैं, और ये टोटल मिला के ना 17 सेट यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। 17 सेट तक आपको यहाँ पे दिखेंगे, और बाकी 18, 19 और 20 ये तीनों सेट जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए थे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे होंगे, टोटल उनको पता होगा 20 सेट मैंने डाले हैं। हर सेट में अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चन है, उनके आंसर भी साथ में। अब जब मैंने इस संडे डाउट सेशन लिया, तो कई बच्चों ने मुझे कहा था कि सर जो आपने स्कैनर डाला है ना, उसके कुछ क्वेश्चंस में डाउट है। तो पहले मैंने ये सोचा था कि स्कैनर मैं सारा ही करवा दूंगा, बट मेरे दिमाग में अब ये आ रहा है कि मैं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराऊंगा ट्यूसडे और थर्सडे को। सैटरडे का सेशन जो होगा ना, जितने भी मेरे पूरी फैमिली के इन स्कैनर में, इस स्कैनर में जिस क्वेश्चन में डाउट्स होगा ना, वो डाउट्स मैं डिस्कस करूंगा यूट्यूब के ऊपर ही। तो आपके पास टाइम क्या होगा? आपके पास वीरवार तक का टाइम होगा। इट मीन ये लगा लो, वीरवार तक आपके जितने भी डाउट्स यहाँ पे हैं, आप मुझे डाउट्स अपना भेजते रहोगे हर हफ्ते, और मैं सैटरडे को मैक्सिमम जितने डाउट्स सोल्व कर पाऊंगा, ठीक है। नहीं तो फिर नेक्स्ट सैटरडे को जो होंगे वो आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। अब बच्चा कह रहा है सर जो फिर हमें डाउट्स भेजने हैं इसके, वो डाउट्स मुझे भेजने कहाँ पर है? आपको जो डाउट्स भेजने हैं ना, यहाँ पर मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ। नंबर मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, देखो जी, 9643036663। बच्चा कहता है तो आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कई बार रिप्लाई करते हो, कई बार रिप्लाई नहीं करते। सर आपके जितने भी डाउट्स होंगे आपने इस नंबर पे भेजने हैं। मैंने अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लूंगा डाउट्स का, वो सारे मैसेज में वहां पे फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि जितने भी मैसेज मेरे पास डाउट्स के आ रहे हैं ना, वो सारे मेरे पास उस ग्रुप में आ जाएंगे। और फिर मैं क्या करूंगा, हर सैटरडे आपके डाउट्स लूंगा। जिन जिन बच्चों के डाउट्स होंगे वो भी यहाँ पे आएंगे, जिनके डाउट्स नहीं होंगे वो भी यहाँ पे आएंगे। बस एक बात ध्यान देना। तो अब हमारा सीजन 2 कैसे चलेगा कि ट्यूसडे, थर्सडे चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराऊंगा, जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, और इस सैटरडे को जितने भी आपके स्कैनर के डाउट्स होंगे ना, वो मैं डिस्कस कर दूंगा।
खुश हो, इट मीन्स आपके स्कैनर भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे और डाउट्स भी सारे खत्म हो जाएंगे और नए नए एमसीक्यूज चैप्टर वाइज जो होंगे बहुत बढ़िया बढ़िया जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं वो फिर हम करेंगे ट्यूसडे और थर्सडे को। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, अपने दोस्तों को बता देना कि भैया ट्यूसडे थर्सडे को एमसीक्यूज होंगे चैप्टर वाइज और सैटरडे को जितने डाउट्स होंगे जो आपने हमसे मुझसे पूछे होंगे उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, उसके आंसर मैं आपको बता दूंगा कि उसके आंसर में मिस्टेक है या आंसर सही है, आपसे गलती हुई है तो गलती हुई है तो कहां पे गलती हुई है वो मैं आपको सैटरडे को बताया करूंगा। ठीक है। तो आज हमारा 75 सीजन 2 का पहला सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक हमने दिसंबर 19 तक सारे पेपर कंप्लीट कर लिए विद रिवाइज आंसर। आज से चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करेंगे, यहां पे लिख देता हूं ट्यूसडे को और थर्सडे को चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होंगे और स्कैनर के जो डाउट्स होंगे टोटल 20 सेट जो मैंने डाले अपनी एक्सपर्ट वनो की वेबसाइट पे और टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसके डाउट्स में ले लूंगा सैटरडे को और संडे को वैसे मेरे डाउट्स होते हैं। तो सर मुझे आपके 90 प्लस मार्क्स चाहिए। मैं इतना जो हार्डवर्क आपके लिए कर रहा हूं उसका सिर्फ रीजन एक है कि इस हार्डवर्क का रिजल्ट मुझे चाहिए, आपके पेरेंट्स को चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं हार्डवर्क करता जाऊं, अब बच्चों को पता ही ना हो विवेक सर क्या कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि सेशन में चल क्या रहा है, उन्हें कहीं ये ना लगे कि बेकार की बातें हैं। तो सिंपल से बता, अपने दोस्तों को जरूर बता देना कि भैया सीजन 2 में ट्यूसडे थर्सडे को चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होंगे और सैटरडे को आपके डाउट्स होंगे और संडे को तो नॉर्मल डाउट्स आपके होते ही होते हैं। ठीक है जी। तो ये नंबर आपके पास मैंने दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मैसेज यहां पे करोगे। अच्छा एक बात और, अब आज से ना हम ये भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा जितने मैं एमसीक्यूज करवाता था ना उसका आंसर वहां पे ना ऐसे टिक होता था, ऐसे आंसर टिक होता था। तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि कई नालायक बच्चे ऐसे हैं कि पहले ना आंसर ही देख लेते होंगे, क्वेश्चन देखते ही नहीं होंगे। अब आज से हम क्या करेंगे, आज से ये लगा लो हमारा स्टूडेंट दरबार जो होगा ना वो एक टेस्ट बेस होगा। टेस्ट बेस का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे टेस्ट लेंगे, टेस्ट का मतलब है कि सिर्फ मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके 4 ऑप्शन दिखाऊंगा, उस टाइम उसका आंसर नहीं लिखा होगा। आप आंसर अपना चैट बॉक्स के अंदर डालोगे और जितने ज्यादा बच्चे आंसर डालेंगे उन्हें तभी पता होगा कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। मतलब इतने सारे लेक्चर लगाने के बाद भी अगर आपके अभी भी क्वेश्चन गलत आ रहे हैं इट मीन कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। तो मैं आंसर पहले नहीं बताऊंगा, मैं ये लगा लो 30 सेकंड का वेस्ट करूंगा, 30 सेकंड के बाद मैं आंसर बता दूंगा और अपना आंसर मैच कर लेना। जिन जिन बच्चों के सही है वेल एंड गुड, जिनके गलत हैं प्लीज चेक करना गलती उनसे हो कहां पे रही है। और सेशन के बाद जितने टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होंगे आपने मुझे चैट बॉक्स के अंदर ही या कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे नंबर बताने हैं कि सर आज हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, 30 में से मेरे पूरे 30 नंबर सही थे, 30 में से मेरे 25 थे, 20 थे, 15 थे। मैं कह रहा हूं अगर किसी का एक भी सही था वो भी बताएगा, शर्म मत करना सर, आप मेरे छोटे भाई बहन उनको मैं इंप्रूव कराऊंगा क्योंकि मुझे हर बच्चे के मार्क्स चाहिए, सिर्फ मुझे 8-10 बच्चों के नंबर नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो आज मैंने आपका थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया क्योंकि मुझे आज समझाना था, तो बट अब मैं आपका टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करूंगा। तो आज हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, आज हम क्वेश्चन करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स, आपका पहला चैप्टर है। ये मेरे एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट के ऊपर भी डाला था, इसके कुछ क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक है उसको भी हम रेक्टिफाई करेंगे और बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके आंसर मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, आंसर पहले आप मुझे दोगे फिर मैं आंसर बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी। स्टार्ट कर सकते हैं, पक्का पक्का? यस सर, बच्चा कहता है यस सर। अब खेलने के अंदर मजा आएगा सर, इसके अंदर ना हम अगर आपको आंसर बताएंगे ना तो हमारा माइंड भी काम करेगा। ये आपने बहुत बढ़िया गेम निकाली है यार, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, तुम छोटी छोटी बातें करते हो ना लाइक को। इधर देखो ध्यान से, आओ जी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इनकम टैक्स का है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं। उसके जितने क्वेश्चंस होंगे वो देखते हैं। 40 मिनट का टारगेट लेके चलते हैं कि 40 मिनट का हमें सेशन लेना है। अब 40 मिनट तक जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे आज हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे बात कहना चाह रहा है, पार्लियामेंट हैज द पावर टू लेवी टैक्स ऑन इनकम अदर देन। पार्लियामेंट को किस इनकम पर टैक्स लगाने की पावर है, किस इनकम को छोड़कर, मतलब ऐसी कौन सी इनकम है जिस इनकम पर पार्लियामेंट को टैक्स लगाने की पावर नहीं है। वो ये नहीं कह रहे किस इनकम पर टैक्स लगाने की पावर है, वो कह रहे किस इनकम पर नहीं है। देखो उसने क्या बोला है, अदर देन। बताओ ये एग्जम्प्टेड इनकम, इनकम ऑफ पुअर पीपल, एग्रीकल्चर इनकम या ऑल इनकम आर टैक्सेबल। मतलब सारे की सारी इनकम पर पावर है, एग्जम्प्टेड इनकम पर नहीं है, पुअर पीपल की इनकम पर नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम की इनकम पर नहीं है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? मेरे ख्याल से तो ए सही है, शायद एग्जम्प्टेड इनकम पर पार्लियामेंट को पावर नहीं है। नहीं नहीं भाई, नहीं भाई, बी है बी, गरीब लोगों पे टैक्स नहीं लगेगा। अरे भाई क्या कर रहा है, सारी इनकम टैक्सेबल है। एक बच्चा कह रहा है एग्रीकल्चर इनकम। हे भगवान सही आंसर बता दो नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी सर के सामने। हाँ नहीं, फटाफट से ऑप्शन लिख दिया आपने, ऑप्शन लिखो जल्दी जल्दी फटाफट से। ऑप्शन कौन सी इनकम आएगी, कौन सी आएगा, ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। याद करो, एंट्री नंबर 82 आपने की होगी, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। इट मींस ऐसी हर इनकम पर पार्लियामेंट को टैक्स लगाने की पावर है, बट एग्रीकल्चर इनकम पर पार्लियामेंट को टैक्स लगाने की पावर नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम स्टेट का मैटर है। याद करो, लिस्ट नंबर 2 एंट्री नंबर 46 जो है वो एग्रीकल्चर इनकम की है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलमोस्ट सारे बच्चों का सही था, कुछ नालायक बच्चों ने आंसर दिया ही नहीं है। मुझे नहीं पता उन्होंने आंसर क्यों नहीं दिया, वो कथा सुनने के लिए आए हैं, गीता के प्रवचन चल रहे हैं यहाँ पे। नालायक को आंसर सबने देने हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे गलत दो चाहे सही दो, आंसर आपने सबने देने हैं, तभी तैयारी होगी। और मुझे तैयारी बहुत बढ़िया करवानी है, आपके नंबर चाहिए मुझे, यहाँ पे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जी। नोटिफिकेशन इशूड बाय सीबीडीटी आर बाइंडिंग ऑन। हाँ जी, नोटिफिकेशन जो सीबीडीटी इशू करता है किस पर बाइंडिंग होती है? एसएससी पर होती हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी पर होती हैं, बोथ ऑफ द अबव दोनों के ऊपर होती हैं, या किसी पर नहीं होती? इन चारों में से नोटिफिकेशन किस पर बाइंडिंग होती है? नोटिफिकेशन किस पर बाइंडिंग होती है? नोटिफिकेशन, यार ये सर ने क्वेश्चन करवाया भी था। अरे और नोटिफिकेशन तो हाँ सर ने कहा था कि नोटिफिकेशन एसएससी पर बाइंडिंग नहीं होती, डिपार्टमेंट पर होती है। ये वो नोटिफिकेशन था। बोलो फटाफट से बोलो, मन में बातें मत करो, आंसर बताओ इसका, ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए, बी, नालायक ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वो जो आप बात कर रहे हो वो सर्कुलर था, एक बार आके दोबारा से नोट्स डाल लेना। सर्कुलर जो होते हैं वो एसएससी पर बाइंडिंग नहीं होते, डिपार्टमेंट के ऊपर होते हैं, बट नोटिफिकेशन जो होती है वो दोनों पर बाइंडिंग होती है। देखो माइंड चल रहा है ना। अगर मैं पहले ही आंसर टिक कर देता ना सी, तो बच्चा कहता अच्छा सी ही तो है। अब आपका माइंड कम से कम चल रहा होगा कि आंसर मुझे देना है, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, और बेइज्जती होगी तो अच्छा है, यहाँ पे ना लगना भी चाहिए कि हमारे नंबर आने भी चाहिए। तो भैया इसका आंसर क्या बनेगा? नोटिफिकेशन अगर क्वेश्चन बनेगा दोनों पर बाइंडिंग होगी। अगर सर्कुलर क्वेश्चन बनता तो सर्कुलर जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी पर बाइंडिंग होते हैं, एसएससी पर बाइंडिंग नहीं होते, ये बात ध्यान देना। बट क्वेश्चन नोटिफिकेशन का है तो आंसर क्या बनेगा? सी। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 3, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर इनकम टैक्स इन इंडिया इज। हाँ जी, हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी है? फाइनेंस मिनिस्टर, सीबीडीटी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स? इनमें से हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी है इनकम टैक्स की? फटाफट से बताओ, ए बी सी या डी? हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर इनकम टैक्स इन इंडिया कौन सी है जी? कई बच्चे सोच रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, नालायक। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ इंडिया के प्रेसिडेंट हाईएस्ट अथॉरिटी है डायरेक्ट टैक्स की, कौन सी है? सीबीडीटी। याद करो, जब हमने जीएसटी की बात की थी वहां पर मैंने कहा था सीबीआईसी होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, और अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा वो कौन सी होती है? सीबीडीटी होती है। तो भैया हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो कौन सी है? सीबीडीटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब जिन जिन बच्चों को सही है, खुशी नहीं मनानी, जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे सही होंगे ना, फिर खुशी मनानी है, उससे पहले नहीं मनानी, क्योंकि अगर सारे सही होंगे तब जाके एग्जाम में 90% मार्क्स आएंगे, ये बात ध्यान देना। अब देखते हैं किन के 90% के आएंगे। आगे जी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंसिस्ट ऑफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंसिस्ट ऑफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कौन लोग आते हैं जी? एओपी में कौन से लोग आते हैं? इंडिविजुअल, कंपनी, एनी पर्सन अदर देन ए, एनी काइंड ऑफ पर्सन। बताओ इनमें से कौन से लोग एओपी के अंदर आते हैं? इनमें से कौन से लोग एओपी के अंदर आते हैं? इंडिविजुअल, कंपनी, सी? फटाफट से बताओ नाला को, सही आंसर बताओ। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कौन कौन से लोग आते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एओपी के अंदर कोई भी पर्सन कवर हो सकता है। एक बार वर्ड दोबारा बोलो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन की एसोसिएशन। और पर्सन का मतलब ही क्या है? पर्सन मींस इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, सब लोग यहां पे कवर होंगे। तो भैया एओपी के अंदर जो होंगे ना वो इंडिविजुअल भी आएंगे, कंपनी भी आएंगे, एनी काइंड ऑफ पर्सन जो होंगे वो एओपी के अंदर आएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चों का सही होगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बताओ जी, ये तो नाम से ही पता लग रहा है, ये तो इसको टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कौन कौन से आते हैं? हाँ जी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कौन आते हैं? कंपनी। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कौन आते हैं? कंपनी। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कौन आते हैं? कंपनी। ना को कंपनी या इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल कवर होते हैं, कोई भी कवर नहीं होता। नाम से ही पता लग रहा है इंडिविजुअल की बॉडी, तो सिर्फ इंडिविजुअल ही कवर होंगे ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लो जी, हमारा ये भी सही हो गया। 5 नंबर हमारे पक्के हो चुके हैं। छठे पर आओ जी, इनकम टैक्स एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है? इनकम टैक्स एक्ट में, हाँ जी, इनकम टैक्स एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है? याद करो, क्लास नंबर 1 आपको बताया था। इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शन है?
एक बच्चा कह रहा है 470। नालायको कंपनीज एक्ट की बात नहीं कर रहा, इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शन है? कितने सेक्शन है जी? 297, 297 या 298? 298 सेक्शन आपके इनकम टैक्स एक्ट में है, ध्यान रखना। 297 गलत है, 264 गलत है, टोटल सेक्शन 298 आपके हैं। उसके बाद इनकम टैक्स में शेड्यूल कितने हैं? इनकम टैक्स में शेड्यूल कितने हैं? नालायक एक बच्चा कह रहा है 12 शेड्यूल हैं। इंडिया के संविधान वाला चैप्टर नहीं चल रहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 12 शेड्यूल है। मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा हूं। इनकम टैक्स एक्ट में कितने शेड्यूल हैं सर? टोटल 14 शेड्यूल हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार बताना फटाफट से, सातों के सातों क्वेश्चन किनके सही हैं? सातों के सातों क्वेश्चन जिनके सही हैं, मैं ध्यान रखना आपके चैट पढ़ूंगा, सातों के सातों किन किन के सही हैं, ताकि मुझे पता लगे कितने नालायक बच्चे ऐसे हैं जिनके सातों सही नहीं है। ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके सातों क्वेश्चन ही सही हैं। वेरी गुड जी, चलो काफी सारे बच्चे हैं यहाँ पे जिनके सातों सही हैं। आगे देखो जी, अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ जी। प्रोविजो गिव्स फिलिंग द ब्लैंक्स टू द मेन प्रोविजो। हनी प्रोविजो जो है वो मेन प्रोविजो की क्या होती है? प्रोविजो जो है वो मेन प्रोविजन की क्लैरिफिकेशन होती है, एक्सेप्शन होती है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है, या नन ऑफ द अबव है? सोच के बोल देना। जब कई बार लिखा होता है ना, एक लाइन लिखी होती है और फिर लिखा होता है प्रोविजो या प्रोवाइडेड दैट, याद करो मैंने पहले भी कहा था, लाइन चल रही है उसके आगे कॉन्टिन्यूएशन में प्रोवाइडेड दैट आएगा, तो ये प्रोवाइडेड दैट बन जाएगा कंडीशन। इट मींस ये लाइन तब कंप्लीट होगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। बट अगर एक लाइन खत्म हो चुकी है और लाइन खत्म होने के बाद आ रहा है प्रोवाइडेड दैट, उसको हम बोलते हैं प्रोविजो। प्रोविजो मींस जो ऊपर आपने लो पढ़ा उसकी एक्सेप्शन। तो अपने बोल दो रही फटाफट से, क्या प्रोविजो क्लैरिफिकेशन की बात करती है? नहीं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं। तो किसकी बात करेगी? एक्सेप्शंस की बात करेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर सबका सही होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? बच्चा कह रहा है यस सर, मजा आ रहा है गेम खेलने में कसम से। आगे देखो, एक्सप्लेनेशन, ये तो बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है भाई। एक्सप्लेनेशन क्या बताती है? एक्सप्लेनेशन एक्सेप्शन नहीं, क्या बताएगी? क्लैरिफिकेशन। तो भैया एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या बताएगी? क्लैरिफिकेशन बताएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इसमें टाइम लगना भी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन सबसे बढ़िया है, प्रीवियस ईयर कैन बी ए पीरियड ऑफ। प्रीवियस ईयर कितने टाइम का हो सकता है? प्रीवियस ईयर कितने टाइम का हो सकता है? प्रीवियस ईयर हो सकता है, अरे यार सर ने क्लास में बताया भी था, प्रीवियस ईयर हो सकता है 15 महीने का, 21 महीने का। प्रीवियस ईयर कितने महीने का हो सकता है? 12 महीने का। अच्छा, क्या 12 महीने से कम भी हो सकता है? नहीं हो सकता। एक बार दोबारा बोलना। इतने सारे सेशन नालायक को अटेंड कर ले यूट्यूब के ऊपर, उसके बावजूद भी नहीं हो सकता। प्रीवियस ईयर क्या 12 महीने से कम नहीं हो सकता? हो सकता है सर। प्रीवियस ईयर जब बिजनेस सेटअप करते हैं वहां से स्टार्ट होता है ना, और अगर बिजनेस सेटअप ही मैंने बीच में किया तो प्रीवियस ईयर 12 महीने और 12 महीने से कम भी हो सकता है, बट 12 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। तो फटाफट से मुझे बताओ, प्रीवियस ईयर कैन बी मोर देन 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ? आंसर इज नो, मोर देन हो ही नहीं सकता, ओनली 12 मंथ। 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ, तो भैया ये वाला सही जो है 12 मंथ का भी हो सकता है और 12 मंथ से कम भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? तो बताओ इस क्वेश्चन में है क्या? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन चुके हैं और आपने देखा होगा स्टूडेंट दरबार के अंदर हमने ऐसे क्वेश्चन किए भी थे, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन बन भी सकते हैं, फ्यूचर के अंदर बन सकते हैं। आगे देखो जी, असेसमेंट ईयर, ये बात तो मैंने आपको बताई भी थी। असेसमेंट ईयर क्या होगा? 12 महीने से कम भी हो सकता है। असेसमेंट ईयर 12 महीने से कम भी होगा, 12 महीने से ज्यादा भी होगा, या 12 महीने का ही होगा। असेसमेंट ईयर सिर्फ 12 महीने का ही होगा, ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा। रीजन बीइंग क्योंकि प्रीवियस ईयर से अगला साल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर बोलते हैं। और 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च पूरे 12 महीने ही बनेंगे, तो कितने महीने का होगा? 12 महीने का होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बनेगा बी इज द करेक्ट आंसर। ये सिर्फ 12 महीने का होगा, ये बात ध्यान देना। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके चल रहा है जी। आगे देखो फिर, उसके बाद देखो मिस्टर पी ने बिजनेस सेटअप किया, नया बिजनेस सेटअप किया 15 जुलाई 19 को, और बिजनेस कमेंस किया 1 फरवरी 20 को। वो कह रहे हैं प्रीवियस ईयर बोल दो कितना आएगा। हाँ जी फटाफट से बोल दो। प्रीवियस ईयर 15 जुलाई से स्टार्ट करूंगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट करूंगा, या 1 फेब से स्टार्ट करूंगा? प्रीवियस ईयर स्टार्ट कहां से होता है? आंसर दे नहीं रहे आप, तो फिर यही है कि मैं सामने आंसर लिख दूं, काम ही खत्म कर दूं। जल्दी मुझे आंसर दो, प्रीवियस ईयर स्टार्ट कहां से करते हैं? एक बच्चा कह रहा है 1 अप्रैल से। नालायको मैं असेसमेंट ईयर की बात नहीं कर रहा, प्रीवियस ईयर अगर बिजनेस सेटअप किया 15 जुलाई से
और बिजनेस कमेंस किया 1 फेब को, तो क्या प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट करोगे क्या? सर प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा बिजनेस सेटअप से। इधर आओ मेरे नोनू मेरे सोनू, गाल पकड़ के ना ऐसे हिला दूंगा और ऐसे घुमा दूंगा। एक बात मुझे सोच के बताना, क्लास की याद नहीं आ रहा क्या? आपको मैंने पहले भी कहा था बिजनेस सेटअप और कमेंसमेंट पीरियड दी होगी, तो कमेंसमेंट पीरियड को क्रॉस मार देना, बिजनेस सेटअप पीरियड हमारे काम की है। तो बिजनेस सेटअप हमारे लिए क्या है? 15 जुलाई। तो 15 जुलाई 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक जो होगा ये मेरा प्रीवियस ईयर होगा। तो 15 जुलाई 19 से लेकर 31 मार्च 20 कौन सा बन गया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यस सर, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। पूरे 12 के 12 क्वेश्चन किन किन के बच्चों के सही हैं? जल्दी बताओ, पूरे 12 के 12 क्वेश्चन किन किन बच्चों के सही हैं? ओके, वेरी वेरी गुड, कई बच्चों के सही है जी। अगला बताओ री। लो री, फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप ऑन 31 मार्च 20। कमाल कर दिया जी, बिजनेस सेटअप किया 31 मार्च 20 को। हाँ जी, अगर बिजनेस सेटअप किया 31 मार्च 2020 को, तो मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर तो होगा ही नहीं, क्योंकि 31 मार्च 20 को ही बिजनेस सेटअप किया, तो एक दिन का थोड़ा प्रीवियस ईयर होगा, या एक दिन का भी हो सकता है। ये बच्चा नालायक सामने सो गया। हाँ जी, सोना नहीं है। चाय चूर मंगवाऊं, अपना मट्ठी फैन कुछ मंगवानी हो तो बता दिया करो, बीच में आप छोटे भाई बहनों जो कुछ बोलोगे ना वो घर से भिजवा दूंगा। अपना एड्रेस भेज देना, स्विगी पे ऑर्डर कर दूंगा, सब कुछ सबके घर में आ जाएगा। फटाफट से मुझे बताओ, प्रीवियस ईयर अगर मैंने 31 मार्च 20 को बिजनेस सेटअप किया, तो क्या प्रीवियस ईयर होगा ही नहीं या होगा? होगा, एक दिन का ही चाहे क्यों ना हो, प्रीवियस ईयर तो होगा। तो अपने बोल दो, अगर 31 मार्च 20 को मैंने स्टार्ट किया, तो 31 मार्च 20 से लेकर 31 मार्च 20 को ही ये मेरा साल खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा 31 मार्च 20 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 20 को ही खत्म होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एक दिन का प्रीवियस ईयर। एक बच्चा कहता है भाई साहब एक दिन का भी प्रीवियस ईयर हो सकते हैं क्या? यार ये तो मेरे को लग रहा है सर गलत बता रहे हैं कि एक दिन का प्रीवियस ईयर थोड़ा होगा। याद करो, आपको मैंने कहा था 12 महीने या 12 से कम भी हो सकता है, चाहे वो एक दिन का ही क्यों ना हो। तो उसका करेक्ट आंसर बी है मेरे ख्याल से। जो इसके स्कैनर में आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो ए को गलत करके बी कर लेना। बी इज द करेक्ट आंसर। जो मैं यहां पे बता रहा हूं दैट इज फुली करेक्ट आंसर, आपको इसके बेस पे करना है। और ये रिवाइज आंसर भी है, करेक्ट आंसर भी है, तो अपने प्लीज आंसर यहां पर चेक कर लेना। इसके अलावा कोई आंसर नहीं बनेगा, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये आंसर लिख के आने हैं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 14, इनकम इंक्लूड्स। बताओ जी, इनकम में कौन कौन सी इनकम आती है? लीगल, इलीगल, दोनों, या कोई भी नहीं? इनकम में कौन कौन सी इनकम आती है? जल्दी, इनकम में कौन कौन सी इनकम आएंगी? कई बच्चे कह रहे हैं लीगल इनकम आएगी भाई, इलीगल मत लिख दियो, गलती से मत लिख दियो भाई, इलीगल मत लिख दियो। दूसरे वाला बच्चा कह रहा है यार तू ये काम मत किया कर, सर ने मना किया है, अपना माइंड चलाऊंगा। इनकम में तो मेरे ख्याल से दोनों इनकम ही तो आएंगी, क्योंकि इलीगल इनकम होगी तो अगर गवर्नमेंट ने उस इनकम को धप्पा कर दिया तो फिर गवर्नमेंट टैक्स भी तो लेगी। तो सर मेरे ख्याल से आंसर आएगा सी। मुझे करेक्ट आंसर बताओ, ए बी सी या डी? कई बच्चे ए बी तो कई बच्चे बोल ही नहीं रहे, सी ही बोल रहे। ए और सी में जंग चल रही है, एक युद्ध स्टार्ट हो चुका है ए और सी में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सर इनकम में लीगल इनकम भी आएगी और इलीगल इनकम भी आएगी, दोनों ही इनकम आएगी। एक बात सोच के बोलना, जब घरों में इनकम टैक्स की रेड पड़ती है तो जो ब्लैक मनी होती है वो इलीगल इनकम ही तो होती है, क्या उस पर टैक्स नहीं आता? अब अगर आप बोलो इनकम ही नहीं है तो हम टैक्स लगा ही नहीं सकते। तो मेरे नोनू मेरे सोनू, इनकम हो चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, दोनों ही कैटेगरी जो होती है वो इनकम में कवर होती है, लीगल इलीगल। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लो जी, 14 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 15वें क्वेश्चन पे आओ जी। मिस्टर पी मेंटेन हिज अकाउंट्स ऑफ द बेसिस ऑफ कैलेंडर ईयर फॉर प्रीवियस ईयर 1920, हिज असेसमेंट ईयर शैल बी। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, मिस्टर पी है उसने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, उसने अकाउंट्स मेंटेन किए कैलेंडर ईयर से। प्रीवियस ईयर 1920 का उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? तो अपने बोल देना कैलेंडर ईयर का इनकम टैक्स में फॉलो होता है? नहीं फॉलो होता। तो भैया अगर प्रीवियस ईयर 1920 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2021 होगा। तो असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 20 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 21 को खत्म होगा। तो असेसमेंट क्या बन जाएगा? 2021। ये हमारा साल बनेगा। आपने अकाउंट्स में कौन सा साल फॉलो किया, अकाउंट्स में आपने क्या किया, इट डजंट मैटर। अकाउंट्स वाले कहते हैं कैलेंडर ईयर फॉलो कर सकते हो, इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि हमारे इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो होगा, अकाउंट्स में तुमने कुछ भी किया हो। तो अगर प्रीवियस ईयर 1920 है तो उसका असेसमेंट ईयर जो होगा दैट इज 2021। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगले क्वेश्चन पे आओ जी।
ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज, जिस ईयर में इनकम टैक्सेबल होती है उसको क्या बोलते हैं, और जिस साल इनकम कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फटाफट से बताओ जी। जिस ईयर में इनकम टैक्सेबल होती है प्रीवियस ईयर, और जिस साल इनकम कमाते हैं असेसमेंट ईयर। बच्चा कह रहा है पागल मत बनाओ सर, सही सही बोलो, आप गलत बोल रहे हो, आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो। फिर आप बताओ ना सही आंसर क्या बनेगा। जिस ईयर में इनकम टैक्सेबल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर। और जिस ईयर में इनकम अराइज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो अपने बोल दो पहले क्या लिखूं, ऑप्शन नंबर ए या बी। गलती कर दोगे एग्जाम के अंदर, फटाफट से बोल दो ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर बी। तो टैक्स देने वाला साल असेसमेंट ईयर, इनकम कमाने वाला साल प्रीवियस ईयर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है मजा, पक्का पक्का, ओ माय गॉड बहुत मजा आ रहा है सर। आगे देखो री, पिक द करेक्ट वन, इसमें से सही क्या है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम कॉन्सेप्ट है, क्या बेकार की बातें कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर इज द नेक्स्ट टू द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर इज द नेक्स्ट टू द असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से अगला साल होता है, नहीं 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 नहीं, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर सेम होते हैं, नहीं भाई बिल्कुल सेम नहीं होते, क्योंकि प्रीवियस ईयर मींस इनकम कमाने वाला, असेसमेंट ईयर मींस टैक्स देने वाला। असेसमेंट ईयर इज द नेक्स्ट टू द प्रीवियस ईयर, यस ये सही है, क्योंकि असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर से अगला साल होता है ना, तो प्रीवियस ईयर अगर 1920 है, असेसमेंट ईयर क्या बनेगा 2021, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, मेरे को तो मजा आ रहा है, मुझे नहीं पता आपका, देखो मैं तो बड़ा मजा ले रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए। अब अगर आपको भी इंटरेस्ट आ गया ना तो आप कमाल देख लेना, चैप्टर वाइज जब एमसीक्यूज कराऊंगा ना आपके दिमाग खोल दूंगा, जितने मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए ना सब हम यहाँ पे करेंगे, और स्टूडेंट दरबार में ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करवा दूंगा कि लोग थक जाएंगे। आपके भाई को अगर आपने विशेष दी और पेरेंट्स की ब्लेसिंग रही और भगवान की अगर ब्लेसिंग रही, आपका भाई नहीं थकेगा, वो डिपेंड करता हूं अब आप कितना साथ देते हो। आगे देखो री, सरचार्ज इज पेबल बाय डोमेस्टिक कंपनी, हाँ डोमेस्टिक कंपनी सरचार्ज 7%, टोटल इनकम अगर 10 लाख से ऊपर है, नहीं जी 7% लगेगा हर केस में, ना जी ना, 7% लगेगा अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, और 12% लगेगा अगर इनकम 10 करोड़ से ऊपर है। यस ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 7% 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक है, और 10 करोड़ के ऊपर जाते ही कितना हो जाता है 12%, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा फॉरेन कंपनी वाले केस में सरचार्ज कितना है, अगला क्वेश्चन फॉरेन कंपनी का ही है। फॉरेन कंपनी में कितना है, 4 टायर है 2 टायर है, 2 टायर कितने परसेंट, 2% और 5%। तो अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक है 2%, और अगर इनकम 10 करोड़ से भी ऊपर है तो कितना लगेगा 5%। तो यहां पे ये देखो आपका आंसर आ जाएगा 2% और 5%, ये आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए, बाकी सब गलत हैं जी। उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन सेस किस पर लगेगा, इनकम टैक्स पर, इनकम टैक्स प्लस सेस सरचार्ज पर, ओनली सरचार्ज पर, और नॉट एप्लीकेबल, भैया ये तो गलत ही है। अब सोच के बोला अगर इनकम टैक्स भी है और सरचार्ज भी है तो क्या सिर्फ इनकम टैक्स पे लगेगा, या इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज जो दोनों को जोड़ के आएगा एमआर माइनस करने के बाद उस पे लगेगा। तो आपको मैंने पहले भी कहा था सेस सबसे लास्ट में लगता है, तो भैया सेस जो लगेगा ना वो इनकम टैक्स प्लस में सरचार्ज अगर है तो इन दोनों को जोड़ने के बाद यहां पे आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बच्चा कहता है सर सिर्फ इनकम टैक्स पर भी लगता है, यस लगता है, बट अगर आप इन चारों ऑप्शन को देखो तो इन्होंने ये कहा ही नहीं है बोथ ए और बी। तो भैया हमें तो लॉजिकल आंसर दे के आना ना, तो लॉजिकल क्या बनेगा कि अगर हम सोचें कि सरचार्ज वाला केस भी हो तो उस केस में सरचार्ज को जोड़ने के बाद ही तो सेस लगेगा, तो इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी इस पर लग जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट क्या है फटाफट से बताओ जी, कितने परसेंट, 4%, 4% कैसे, 4% टोटल है या अलग अलग है, हाँ जी प्राइमरी एजुकेशन का अलग है, सेकेंडरी का अलग है, हेल्थ का अलग है, टोटल 4% है, टोटल 4% है। तो कई बच्चे ना ये गलत सोच लेते हैं, कई बच्चे सोचते हैं सर एजुकेशन सेस ना 3% था तो फिर एक नया सेस आ गया हेल्थ सेस वो 1% होगा, नहीं 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 नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये टोटल मिला के जो लगेगा ना ये 4% लगेगा, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है जी, तो इसका 2% नहीं, 3+1 नहीं, 3% नहीं, कितना लगेगा 4%, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, तो टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल हमारे 21 क्वेश्चन हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से हमें टाइम कितना हुआ है 21 मिनट ही हुए हैं।
मतलब वैसे हमारे पास आधा घंटा हो चुका है, बट 6-7 मिनट तो आपको लगा होगा मैंने बर्बाद किए, बट वो बर्बाद नहीं, कि आपको समझाने की बातें थी। तो टोटल हमारे 22 मिनट ही हुए हैं और 22 क्वेश्चन अभी तक हमने कंप्लीट किए। तो मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहा है। आगे देखो जी, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम इज टैक्सेबल। अनडिस्क्लोज इनकम जो है वो किस रेट से टैक्सेबल होती है? याद कर मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, अनडिस्क्लोज इनकम टैक्सेबल होती है। अनडिस्क्लोज इनकम का मतलब ब्लैक मनी। ब्लैक मनी मतलब 2 नंबर का पैसा, काला धन, कैश। तो जब भी आपने इनकम छुपाई है, गवर्नमेंट ने उसको धप्पा कर दिया, तो जो आपकी अनडिस्क्लोज इनकम जो होगी वो टैक्सेबल होगी एट द रेट 60%, अगर आपको ध्यान आता हो। तो बताओ जी, MMR 78, 10%, 60%, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, रेट ऑफ इनकम टैक्स आर मेंशन इन, इनकम टैक्स के रेट किसमें दिए होते हैं? इनकम टैक्स एक्ट में। ओनली इनकम टैक्स एक्ट? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इनकम टैक्स और इनकम टैक्स रूल्स? नहीं। एनुअल फाइनेंस एक्ट, यस, इसमें भी दिए होते हैं। बोथ ए एंड सी, भैया दोनों में ही दिए होते हैं। याद करो, आपको मैंने कहा था 2 रेट होते हैं, एक तो जर्नल, एक तो जर्नल और एक स्पेशल। याद करो, जर्नल रेट कौन से होते हैं? जो नॉर्मली आपके स्लैब रेट होते हैं। कंपनी में 25% हो गया, 30% हो गया, फर्म में 30% हो गया। तो जितने भी आपके नॉर्मल रेट होते हैं वो फाइनेंस एक्ट में आते हैं। और जो स्पेशल रेट है, स्पेशल रेट कौन से? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, डिविडेंड की इनकम, ये सब स्पेशल रेट है। तो ये किस में होते हैं? इनकम टैक्स एक्ट में होते हैं। तो भैया दोनों में ही रेट होते हैं। स्पेशल वाले इनकम टैक्स एक्ट में होते हैं और नॉर्मल वाले जो होते हैं वो फाइनेंस एक्ट में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बताओ री फटाफट से, इसमें तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कई बच्चे तो अगला क्वेश्चन का पहले ही आंसर पढ़ लेते हैं कि सर इसका आंसर ये है। अच्छी बात है, बट साथ साथ चलो, ठीक है ना, सब बच्चों को बराबर लेके चलना है सर। कोई बच्चा मेरे लिए ऐसा नहीं है कि भैया इससे मुझे प्यार है, इससे मुझे प्यार नहीं है। जितने बच्चे भी स्टूडेंट दरबार के अंदर आते हैं उनसे भी प्यार है, और जो नहीं आते उनसे भी है, क्योंकि है तो वो मेरे स्टूडेंट ही ना। चाहे वो मेरे रेगुलर बैच के ना हो, बट यूट्यूब के हो, कोई भी हो, उनका भला ही चाहता हूं। वो खुद अपना भला नहीं चाहते, यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं आते, क्या मुझसे गलती हो गई या मेरे को समझ नहीं आया। बट इतना कुछ अगर बच्चे को मिल रहा हो और बच्चा फिर भी ना आए, तो बच्चे का नुकसान फिर मैं कैसे रोक पाऊंगा? ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 24 है। मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच इनकम इज नॉट चार्जेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज द रेजिडेंट इन इंडिया अदर देन सीनियर सिटीजन। तो अपने बोल दो रही अदर देन सीनियर सिटीजन, तो इंडिया का रेजिडेंट है, एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है जी? अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो आप सब जानते हो 2.5 लाख। तो बताओ आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ क्वेश्चन में है क्या? कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स इन केस ऑफ एचयूएफ, आपने बोल दो एचयूएफ वाले केस में एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है? एचयूएफ वाले केस में एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है? जल्दी बताओ। 1,80,000, 2 लाख, 2,20,000 या 2.5 लाख? याद करो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सब में स्लैब रेट क्या होता है? 2.5 लाख वाला। तो अपने बोल देना इसमें भी कितना होगा? 2.5 लाख। ये हमारा आंसर आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। आगे बढ़ो जी फिर। maximum amount which is not taxable for assessment year 2021 in case of individual who is a resident in India is more than 60 year but less than 80 year। सीनियर सिटीजन है तो एग्जाम्पशन लिमिट कितनी बन जाएगी? 3 लाख। सर इतने गिरे गिरे क्वेश्चन मत कराओ सर प्लीज, ये हमें ना फिर हमें बेइज्जती फील होती है कि क्या हमें ये भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। यस, कई बच्चों को इसमें भी गलती कर रहे होंगे, कई नालायक बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें भी गलती कर रहे होंगे, रीजन में क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। तो भैया रेजिडेंट है, 60 साल से ऊपर है, 80 साल से कम है, लिमिट कितनी होगी? 3 लाख। और अगले केस में 80 साल से ऊपर है, तो आपने बोल दो लिमिट कितनी होगी? 5 लाख रुपए की, दैट इज सुपर सीनियर सिटीजन। उस केस में लिमिट आपकी आएगी 5 लाख। और यहां पे रेजिडेंट है। अच्छा, अगर मैं नॉन रेजिडेंट लिख दूंगा ना, ध्यान सुनना, अगर मैं इसमें लिख दूं एनआर, इसमें लिख दूं एनआर, आपने आप बोल दो अब क्या लिमिट 3 लाख और 5 लाख होगी, या हर केस में 2.5 लाख होगी? हर केस में 2.5 लाख होगी, हर केस में 2.5 लाख होगी, बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी बात है, हर केस में आपकी लिमिट 2.5 लाख होगी। तो भैया यहां पे रेजिडेंट लिखा है इसलिए 3 लाख और 5 लाख आंसर है। अगर यहां पे एनआर लिखा होता तो हर केस में कितनी बन जाती? यहां पे 2.5 लाख बन जाती। ठीक है जी, आगे देखो जी, पार्टनरशिप फर्म वाले केस में एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है? अपने आप बोल देना, पार्टनरशिप फर्म वाले केस में क्या कोई एग्जाम्पशन लिमिट है भी या नहीं है? सर कोई भी एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है। आप सब जानते हो पार्टनरशिप फर्म फ्लैट रेट से टैक्सेबल होती है। फ्लैट रेट मींस 30% और स्टार्टिंग से कोई स्लैब रेट नहीं है। वो इंडिविजुअल वाले केस में है, एचयूएफ वाले केस में है, एओपी बीओआई वाले केस में है, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, इस केस में कोई भी एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है, स्टार्टिंग से ही टैक्सेबल है। तो बताओ एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है? ऑप्शन नंबर डी नील इसका आंसर आएगा। ये लो,
ठीक है जी, 28 क्वेश्चन हो गए, 28 क्वेश्चन हो गए और टाइम कितना हुआ है, मेरे ख्याल से 28 मिनट ही हुए हैं। 1 मिनट में एक क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आराम से। अभी देखते हैं 4-5 क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं। आगे देखो जी, रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू पार्टनरशिप फर्म फॉर असेसमेंट ईयर 2021 दैट इज प्रीवियस है 1920। अभी तो मैंने बताया पार्टनरशिप फर्म में फ्लैट रेट है, कितने परसेंट लगेगा जी, 30%। एक बच्चा ये भूल के भी मत बोल देना कि सर 25% वो टर्नओवर देखते हैं, सर वो टर्नओवर वाला कॉन्सेप्ट है कंपनी वाले केस में। पार्टनरशिप फर्म में फ्लैट रेट है 30%, चाहे टर्नओवर कितनी भी हो। तो यहां पे कंपनी की बात नहीं चल रही, फर्म की बात चल रही है, और फर्म केस में कितना लगेगा, 30% लगेगा। उसके बाद देखो जी, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, आपने बोल देना जी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में क्या कोई भी एग्जम्पशन लिमिट है या नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में क्या कोई भी एग्जम्पशन लिमिट है या नहीं है, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। कई बच्चे सोच रहे हैं कि भाई वो है ना, वो 10,000 रुपए की लिमिट है, तो है 10,000 तक अगर इनकम होगी। भाई 10,000 यार, 10,000 कुछ था तो, हाँ हाँ हाँ, भाई तू सही कह रहा, 10,000 रुपए था। दूसरा दूसरा दोस्त कह रहा है भाई मजे मत ले, सर सामने बैठे हैं, सर ने पहले क्या डिस्कशन से आंसर नहीं देना, सोच सर ने क्लास में क्या कराया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर इनकम 10,000 तक होगी तो 10%, 10,000 से ऊपर होगी 20,000 तक होगी तो 20%, और अगर इनकम 20,000 से ऊपर होगी तो 30%। तो भाई एग्जाम्पशन लिमिट तो है ही नहीं, स्टार्टिंग से टैक्सेबल है। सर नहीं है, एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, 5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख या नील, नील, इसमें कोई भी एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में भी स्टार्टिंग से ही टैक्सेबल है, ठीक है नी। उसके बाद देखो जी, डोमेस्टिक कंपनी है, प्रीवियस ईयर 17-18 में टर्नओवर है 380 करोड़, अपने आप बोल दो 400 करोड़ तक है। और अगर प्रीवियस ईयर 17-18 में टर्नओवर 400 करोड़ तक होगी तो रेट क्या लगेगा, 29 या 25% रेट लगेगा, क्योंकि टर्नओवर 400 करोड़ तक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, बात ध्यान देना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, आपको लग रहा होगा ये चल क्या रहा है, सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं और यही गलती करके आते हैं। और ये मत समझना मेरा मोटिव है जीरो से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक लेके जाना। अभी आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, प्रैक्टिकल भी आपने मुझे करके दिखाने हैं। अभी तो नॉर्मल चल रहे हैं ना, प्रैक्टिकल भी आपने करके दिखाने हैं। आगे बताओ जी, सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स इज पेबल बाय, सरचार्ज किस पर लगता है, कंपनी, इंडिविजुअल, फर्म या ऑल एसएससी। सरचार्ज सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है भैया। सरचार्ज जिसकी इनकम भी 50 लाख से ऊपर होगी, या 1 करोड़ से ऊपर होगी, 2 करोड़ से ऊपर होगी, 5 करोड़ से ऊपर होगी, सब पर लगेगा। वो डिपेंड करता है उनकी इनकम कितनी है। ऐसा गवर्नमेंट ने कहीं नहीं कहा कि सरचार्ज इन पर लगेगा और इन पर नहीं लगेगा, सरचार्ज सब पर लगेगा। तो भैया कंपनी, इंडिविजुअल, फर्म, ऑल एसएससी, दैट इज करेक्ट आंसर। उसके बाद जी, सरचार्ज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एप्लीकेबल इंडिविजुअल में कब लगता है, 10% अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है बट 1 करोड़ तक है, ठीक है। 15% अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक है, ठीक है। 25% अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, ठीक है। बोथ ए बी सी एज द केस में बी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भैया तीनों ही तो हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है इनकम कितनी है। तो ये तीनों ही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो ये पार्टनरशिप फॉर्म में रेट ऑफ टैक्स क्या है, 30%, हाँ। और फर्म में सरचार्ज कितना है, सरचार्ज 10%, 5%, 7% या 12%, 12%। याद करो अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होती है तो 12% सरचार्ज लगता है, और हेल्थ एंड एजुकेशन चार्ज कितना लगेगा, 4%। तो भैया 30% प्लस में 12% सरचार्ज अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, और 4% सेस, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं, यस सर। आगे देखो जी, अगर टोटल इनकम रेजिडेंट इंडिविजुअल की है 4,25,000, इनकम टैक्स और सरचार्ज कितना आएगा, अपने आप बोल दो। अगर इनकम 4,25,000 है, एक बच्चे ने फटाफट क्या किया भाई साहब, कैलकुलेटर उठाया, 4,25,000 है, अरे भाई 4,25,000 है ना, 2 मिनट का क्वेश्चन है, 4,25 माइनस में 2.5 लाख, क्योंकि 2.5 लाख एग्जाम्प्ट है, बैलेंस 175, इसका 5%, तो 8,750। ओ 8,750, और सरचार्ज तो लगेगा नहीं क्योंकि 50 लाख के बाद है, तो एक बच्चे का आंसर आ गया बी। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है ओए हाय, कर दिया ना वही काम, इसमें सेस लगा भाई, 4% सेस भी लगा, तो 9,100। ओ सर मेरा आंसर सी है। एक बच्चा कह रहा क्या कर रहे हो, इनकम देखो 4,25,000 है, और एक सेक्शन 87A तुम्हें याद नहीं आ रहा क्या, अगर इनकम 5 लाख रुपए तक होगी तो रिबेट मिलेगी, रिबेट के बाद टैक्स नहीं लाएगा। ओहो, बात तो सही है। तो इसका आंसर कितना आएगा, नील, ना तो टैक्स आएगा ना ही कोई सरचार्ज आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये गलतियां होती हैं जब तुरंत आप कैलकुलेटर पकड़ लेते हो बिना क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, तो ये गलतियां होती है। तो जिनका आंसर बी और सी चल रहा था ना, आंसर गलत है सर, आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर
ए इज द करेक्ट आंसर, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज हमने 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज हमने 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज मैं 35 ही कंप्लीट कराऊंगा, 35, क्योंकि मेरे आज गले में थोड़ा पेन है सुबह से। बट आज मैंने को था कि मैं स्टूडेंट दरबार ना लूं, बट मेरे को ये भी था कि अगर आज नहीं लूंगा ना तो बच्चे को लगेगा कि दिसंबर 19 वाला पेपर खत्म हो गया तो अब सर ने छुट्टी मना ली। तो मेरे से जितना मेरे को लगा जितना देर मेरे को आना चाहिए, मैं कम से कम उतना तो हूं, ताकि बच्चों को ये लगे कि नहीं नहीं सर आए हैं। ठीक है जी। अच्छा ध्यान रखना, अब 36 से लेके ये क्वेश्चन की फोटो क्लिक करो पहले तो। इसके आंसर नहीं दे रहा मैं, आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इस बार मैं यही काम करूंगा, ध्यान रखना। वैसे इसके आंसर एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किए हैं, इसके आंसर वहां दिए हुए हैं, बट मैं कहूंगा मत देखना, पहले खुद इसके आंसर निकालो। फोटो क्लिक करो फटाफट से, 36 से लेकर 39 तक फोटो क्लिक करो। फिर 40 से लेके 42 ये फोटो क्लिक करो। फिर 43 से 46 तक इसकी फोटो क्लिक कर लो। और फिर 47 से लेके 49 तक इसकी फोटो क्लिक कर लो। ठीक है जी, वैसे हैं तो ये 15 से 20 मिनट के। ठीक है जी, बट मैं चाहता हूं कि पहले आप खुद सोल्व करो, इसके आंसर निकालो। ठीक है जी, इसके आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में आते ही आपसे पूछना स्टार्ट करूंगा, तुरंत आपने मुझे आंसर देने हैं कि सर ऐसे, और ये बताना क्या ये तरीका हमारा सही है कि मैं आंसर यहां पे ना लिखूं। आप मुझे बताओ या आप खुद अपना माइंड चलाओ, इससे मुझे लगता है कि आपका ना कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली पहले ए बी सी ये लिख के आ जाऊंगा ना तो देखने से ही पता लग जाता है इसका आंसर क्या है। तो मैं चाहता हूं ऐसे हम काम करें ताकि और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और प्रैक्टिस बढ़िया से हो, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी। और इसके बाद फिर मैं आपके 5 हेड स्टार्ट करवा दूंगा। अगला चैप्टर जो मैं करवा दूंगा सैलरी का या रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, मतलब चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लेके आऊंगा ताकि आप कंफ्यूजन कोई भी ना हो। और सैटरडे को अब हमारा अब हमारा थर्सडे तो हो गया, और हमारा थर्सडे तो है, तो फिर नेक्स्ट सैटरडे ही है ना। तो भैया फिर जितने भी आपके डाउट्स हैं ना, थोड़े बहुत जितने भी आपके डाउट्स हैं, तो आज ही मुझे भेज देना फिर, तभी मैं आपको सैटरडे को फिर डाउट ले पाऊंगा। आज ही मुझे अभी सेशन के बाद ही मुझे भेज देना जो भी आपके डाउट्स हैं। तो जितने डाउट्स हो सकेंगे वो मैं सैटरडे को डाल दूंगा, तो बाकी फिर ट्यूसडे और थर्सडे को फिर मैं आपका ये और चैप्टर वाइज करा दूंगा। ठीक है जी, चलो फिर बाकी मुलाकात करूंगा सैटरडे को जी, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद। उम्मीद करता हूं आपको सीजन 2 सीजन 1 जो हमारे स्टूडेंट दरबार थे उससे भी बढ़िया लगेगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप आपका होगा। थैंक यू सो मच, लव यू, जय हिंद। अपना ब्लेसिंग बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी विशेष बनाए रखना, और बस अपना प्यार देते रहना। और जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं वो अपना, जिन्होंने हैंड रिटन बुक अच्छा नहीं ली है, हैंड रिटन बुक ले लो, अभी भी टाइम है। आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें पूरे समरी है, आपकी बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगी। बहुत बड़ा हार्डवर्क किया उस बच्चे ने भी और मैंने भी। आपको जब आपके हाथ में बुक आएगी ना, आप उस दिन फील करोगे सर वाकई बुक ने कमाल कर दिया, हमारी रिवीजन बहुत बढ़िया से हो गई। ठीक है जी। तो बाकी जिन्होंने ले ली है उनसे पूछना कि बुक पढ़ने में कितना मजा आ रहा है, क्योंकि मेहनत जब लगी होती है ना तो पढ़ने का भी एक अलग मजा आता है। ठीक है जी, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं ले सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये बोलूंगा कि ले लोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।